Good morning, all. Now we start the topic 5, that is finding out about craft production. The varieties of material used to make beads is remarkable. A stone like carnelian, that is of a beautiful red color, jasper, crystal, quartz, and stitite metals like copper, bronze, and gold, and shale, faience, and terracotta or burnt clay. The next point, techniques and making beads differed according to the material. Experiments have revealed that the red color of carnelian was obtained by firing the yellowish raw material and weeds at various stages of production. The two settlements Nageswar and Balakot were a specialized center for making shell objects. In order to identify centers of crafts productions, archaeologists usually look for the following, that is, raw materials such as stones, noodles, whole, shells, copper, ore, tools, or unfinished objects, rejects, and wasted material. Now, the topic of 6, strategies for procuring materials. A varieties materials were used for crafts production, while some such as clay were locally available. Many such as stone, timber, and metal had to be procured from outside the alluvial plain. Some other strategies for procuring material were materials from subcontinent and beyond. Harappan procured materials for craft production in various ways. Another strategy for procuring raw material may have been to send expeditions to areas such as the Khetri region of Rajasthan for copper and the South India for gold. Contact with descent land. The archaeological evidences found at the ancient sites points toward the contact of Harappan with other contemporary civilization. And the next point, recent archaeological finds suggest that copper was also probably brought from Oman on the southeastern tip of the Arabian Peninsula. Distinctive types of vessels, a large Harappan jar coated with a thick layer of black clay has been found at Oman sites. So इसमें टॉपिक 5 और 6 का हमने डिस्कशन किया है. जो 5 और 6 टॉपिक में मेनली क्राफ्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड बातों की चर्चा किया गया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशंस के अंतर्गत जितने भी साइट्स फाइंड आउट हुए हैं उसमें खास करके किस प्रकार से यानी क्राफ्ट प्रोडक्शन से संबंधित कौन कौन सी चीज़ बनाई जाती थी उसके बारे में जानकारी दिया गया है. जो टॉपिक हमने 5 पढ़ा है कि फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन, सो इसमें कह रहा है कि जो शिल्प कला के निर्माण में यानी शिल्प के कार्यों में खास करके मनके बनाना, शंख की कटाई करना, शंख हम कहते हैं बजाने का जो आता है उसका भी प्रूफ मिला है. और जितने भी सील का निर्माण किया गया या वेट बनाने का जो काम किया वो भी इंक्लूड इसमें किया गया है क्राफ्ट्स प्रोडक्शन में. बिट्स हम कहते हैं मनके को, तो मनके के निर्माण में जितने भी मेटल्स का प्रयोग किया गया है उसका भी उसमें एक्सप्लेन किया गया है, उसके बारे में भी जानकारी दिया गया है कि कार्नेलियन का अर्थ होता है सुंदर लाल रंग का,
और जैसे जैस्फर, उसके बाद स्फटिक, क्वार्ज तथा सिलखरी जैसे ये जितने भी स्टोन्स थे, या स्टोन्स होंगे या कॉपर होंगे, ब्रोंज होंगे, गोल्ड होंगे, ये सब जितने भी मेटल्स है इसकी चर्चा किया गया है इन सभी चीज़ों के निर्माण में। तथा ये भी बताया गया है कि जो शंख, फ्यांस और पक्की मिट्टी का प्रयोग इन सभी चीज़ों के बनाने में, खास करके मनके के प्रयोग करने में, बिट्स के निर्माण में इसका प्रयोग किया गया है। तो आप बिट्स के निर्माण से संबंधित आप जितनी भी चीज़ हैं, आप एनसीईआरटी के फिगर भी देखते जाएंगे, फिगर 1.13, फिगर 1.14, ये सभी चीज़ों को प्रूफ करता है। फिगर 1.15 इन सब चीज़ों को दर्शाया गया है कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के माध्यम से जो चीज़ फाइंड आउट किया गया उसको इतिहासकार को इतिहास लिखने में खास करके बहुत मदद मिला है, इसके बारे में ये जानकारी देती है। फिर ये भी कहता है कि मनके बनाने में जिस तकनीक का प्रयोग किया जाता था, जिस टेक्निक का प्रयोग किया जाता था, उस टेक्निक में काफ़ी विभिन्नताएं थी, काफ़ी डिफरेंसेस थे। वह डिफरेंसेस क्या था कि चूँकि उस समय जिस प्रकार से क्राफ्ट प्रोडक्शंस की रॉ मटेरियल के माध्यम से जो मतलब प्रोडक्शन तैयार की जाती थी, वह प्रोडक्शन डिफरेंट टाइप्स के तैयार किए जाते थे, उसके बारे में बताया जाता है। फिर कहता है कि आर्कियोलॉजिकल के द्वारा जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए, वह एक्सपेरिमेंट खास करके कार्नीलियन का लाल रंग और पीले रंग के जो कच्चे माल होते थे, जो रॉ मटेरियल होते थे, वह उत्पादन के डिफरेंट स्टेजेज को भी बारीकी से उन्होंने अध्ययन करके देखा है। तो इससे पता चलता था इतिहासकारों को कि मनकों को बनाने में आग में पका करके इस चीज़ को प्राप्त किए जाते थे, जो कि मनके बनाने का प्रयोग हम मिट्टी से करते हैं, और मिट्टी से विभिन्न पोटरी का निर्माण करते थे, उसमें डिफरेंट डिजाइन होते थे। और आज के डेट में भी हम बहुत सारे बर्तन देखते हैं, छोटा बर्तन देखते हैं, बड़ा बर्तन देखते हैं, और ये सब बर्तन को मतलब आग में पका करके उसको बनाया जाता था, और उसको इसका प्रूफ भी प्राप्त हुआ है, जैसा कि इतिहासकार इस चीज़ को इतिहास में प्रयुक्त किया है। फिर इसमें यह भी बताता है कि नागेश्वर और बालाकोट एक जगह था जिसको चिन्हित किया गया है। यह दो जो खास करके प्लेसेस है, यह समुद्र तट के समीप स्थित है, और इस समुद्र तट के स्थित होने के कारण इसमें शंख से बनी जितनी भी वस्तुएं थे, जैसे चूड़ियाँ है, करचिया है, और ये सब वस्तु को शामिल किया गया है। और इस सब वस्तु को शामिल करने के पीछे इतिहासकार को इसमें काफ़ी मदद मिली है इस चीज़ को बताने के लिए। फिर ये भी कहता है कि अगर हम किसी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर को अगर पहचान करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो उस आइडेंटिफाई के माध्यम से इतिहासकार को क्या मतलब प्रूफ के तौर पर मिला और कैसे इस चीज़ को समझा, उसके बारे में भी इंडिकेट करता है। कहता है कि सिल्क उत्पादन के केंद्र की पहचान किया गया, कि जहाँ पर सिल्क उत्पादित किया जाता है उसके सेंटर को आइडेंटिफाई किया गया। तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट खास करके इस रिजल्ट पर पहुंचता है कि जितने भी शंख और पिंड और तांबा अयस्क जैसे रॉ मटेरियल का प्रयोग किया गया जैसे टूल्स बनाने में, और फिर कहता है अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया वस्तु जिसको वेस्टेज प्रोडक्ट कहते हैं, जिसको हम कूड़ा करकट कहते हैं, जिसका उपयोग हम नहीं करते हैं, इन सब चीज़ों के रूप में भी बताया गया है। जैसे फिगर 1.16 हम देखेंगे तो इसमें मुझे पता चलेगा कि ये बर्तन पर किस प्रकार से लेप चढ़ा करके और उसको मोटी परत के रूप में उसको बताया गया है। यहाँ तक कि कहा गया है कि जो क्राफ्ट के जो वर्क होते थे, इसके अच्छे संकेत प्राप्त होते हैं। अगर हम बात करें एग्जाम्पल के रूप में, तो किसी वस्तु के निर्माण में
खास करके जो शंख और पत्थर को काटा जाता था, तराशा जाता था, उसके जो शेष चीज होते थे उसके उत्पादन के प्लेस पर ही उसको छोड़ दिया जाता था। और जिससे इस बात की पुष्टि मिलती है कि खास करके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प के उत्पादन का कार्य बड़े पैमाने पर किया जाता था। इस चीज को भी इंडिकेट किया गया है। ये हम टॉपिक 5 को एक्सप्लेन कर रहे थे इन हिंदी। फिर उसमें देखना है कि 6 टॉपिक में हम पढ़े हैं आपको कि स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स, कि जो मतलब जो रॉ मटेरियल्स होते थे उसका पॉलिसी क्या होता था, यानी वो रॉ मटेरियल को बनाने की जो पॉलिसीज थे वह उसके माध्यम से हम किसी वस्तु को कैसे बनाते हैं, माल प्राप्त हम कैसे करते थे, गुड्स को हम कैसे प्राप्त करते थे, रॉ मटेरियल कहाँ से लाते थे। तो कहता है इसमें बताया गया है कि खास करके क्राफ्ट प्रोडक्शन में डिफरेंट टाइप्स के रॉ मटेरियल का प्रयोग किया जाता था, जैसा कि मिट्टी और लोकल रूप में यह उपलब्ध होते थे और आसानी तरीके से भी प्राप्त होते थे। फिर कहता है कि पत्थर, लकड़ी, धातु जैसे एलुवियल लैंड के भी चर्चा किया गया है और ये बाहर के क्षेत्रों से मंगाने पड़ते थे। यही कारण है कि इस चीज़ को उत्पादन का जो रूप है इसका नेटवर्किंग के बारे में फाइंड आउट होता है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के को इस चीज़ को प्रूफ करता है कि हो सकता है कि यह सामान लोगों के डिफरेंट रूट के माध्यम से यह चीज़ प्राप्त होता रहा होगा। फिर हम बात करते हैं कि कॉन्टेक्ट विथ डिस्टेंट लैंड, जो कि 6 टॉपिक के सब टॉपिक है, उस चीज़ को भी हम देख लेंगे कि खास करके हड़प्पन सिविलाइजेशंस के जितने भी लोग थे यह क्राफ्ट प्रोडक्शन में जो रॉ मटेरियल का प्रयोग करते थे या विभिन्न तकनीक का प्रयोग करते थे, मेथड का भी प्रयोग करते थे। खास करके नागेश्वर और बालाकोट की चर्चा जो पूर्व में हम किए हैं, यह यहाँ पर जो शंख होता था वह आसानी से प्राप्त होती थी। और ये भी बताया गया है कि जो वहाँ बस्ती स्थापित किया गया था, बस्ती मतलब जो सिविलाइजेशन स्थापित किए गए थे, उसके बारे में भी इस यहाँ पर प्रूफ मिलता है। ये भी कहता है कि रॉ मटेरियल प्राप्त करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज थी, जो पॉलिसीज खास करके राजस्थान के जो क्षेत्रीय अंचल है उसमें तांबे के लिए उसका सबसे बेहतरीन मतलब रूट था। फिर ये भी कहता है कि दक्षिण भारत में सोने के लिए संकेत मिला है। ये सब विभिन्न क्षेत्रों में यह एक प्रकार का अभियान चलाया जाता था और उसके माध्यम से यह पता किया जाता था, क्या पता किया जाता था कि यह स्थानीय समुदाय के रूप में संपर्क स्थापित करके, और ये भी बताया गया है कि इसमें यदा कदा इस हड़प्पाई पुरावस्तुएं के संपर्क के भी संकेत मिले हैं। ये भी बताया जाता है कि क्षेत्रीय क्षेत्र में मिले साक्ष्यों के आधार पर खास करके नागेश्वर और जोधपुरा संस्कृति का भी नाम का पता चलता है। अब हम बात करते हैं कि जो मतलब कॉन्टेक्ट विद डिस्टेंट लैंड के बारे में कहा गया है, तो पुरातात्विक खोजों के माध्यम से यह इंडिकेट किया जाता है कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी स्थित ओमान से भी लाया जाता था। जो ओमान से लाने का काम किया जाता था, यानी जो ओमानी तांबे होते थे वह हड़प्पाई वस्तुओं और दोनों में निकेल के अंश मिले हैं, निकेल का अंश मिले हैं जो Ni इसका केमिकल नेम होता है, और दोनों के साझा ओरिजिन के बारे में भी संकेत प्राप्त हुए हैं। यहाँ तक बताया गया है कि एक बहुत बड़ा जो हड़प्पाई मर्तवान जो होते थे जिसके ऊपर काली मिट्टी यानी जो कोई बर्तन होता था, आप फिगर 1.17 देखेंगे कि ओमान में मिला हड़प्पा के जो संकेत है वह संकेत कैसे है और इस पर कैसे काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई जाती थी और ओमानी स्थलों से यह चीज़ प्राप्त हुआ है। तो इससे ये हम फाइंड आउट करते हैं कि उस समय हड़प्पा सभ्यता खास करके जो वेस्टर्न एशिया से रिलेटेड या फिर साउथ एशिया से रिलेटेड या नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड ये जितने भी बातों की प्रूफ मुझे मिला है, यह खास करके आप मैप के भी माध्यम से इस चीज़ को समझ सकते हैं। और इस चीज़ को हम ये समझ सकते हैं कि खास करके जो
क्राफ्ट प्रोडक्शंस में इतिहास के अंतर्गत यानी एंशियंट हिस्ट्री के अंतर्गत जो यह चीज़ प्रूफ के तौर पर प्राप्त हुआ है, यह प्राप्त विभिन्न विभिन्न स्थलों के आधार पर इतिहासकार सभी एविडेंसेस को जुटा करके और इस चीज़ को लिखने का प्रयास किया है, जिससे इतिहास लिखने में काफ़ी सुविधा हुआ और इसके माध्यम से यह हम लोग प्राप्त कर पाते हैं कि किस प्रकार से उस समय लोग इन सब चीज़ों की जानकारी के माध्यम से कच्चे यानी रॉ मटेरियल के रूप में जितने भी सामान का उत्पादन करता था, उस उत्पादित सामानों को विभिन्न विभिन्न बाज़ारों में भी बेचने का संकेत प्राप्त हुआ है और इस संकेत के आधार पर यह पुष्टि की जाती है कि हड़प्पाई लोग इस बात से वाकिफ़ थे, इस चीज़ों को वह अनुभव प्राप्त करते थे, बनाते थे, उसका प्रयोग करते थे और इसी के रूप में आज हम टॉपिक 5 और 6 को यहीं समाप्त करते हैं। और आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए और सुरक्षित रहिए और इसी के साथ फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक हम इजाज़त चाहते हैं। धन्यवाद।